बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 आपका IFRS 15 हैंड आउट का। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. A customer enters into a binding sales contract with the entity for a specified unit that is under construction. Each unit has a similar floor plan and is of similar size, but other attributes of the units are different. For example, the location of units within the complex. सर, जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका फ्लोर प्लान सिमिलर है, मतलब वो बने हुए एक तरीके के हैं, यानी सब में कमरे एक जितने, लाउंज जितने एक जैसा, ड्राइंग रूम एक जैसा, और सबका साइज़ भी एक जैसा, जैसे लेट से 120 स्क्वायर फीट्स के घर हैं। जो भी अपना इनके अलग अलग करे एट्रीब्यूट्स हैं वो सिमिलर हैं। कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, जैसे लोकेशन इनकी डिफरेंट हो गई, कलर शायद डिफरेंट हो। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ IFRS 15 इन दी अबव सिनेरियोज। तो IFRS 15 के हिसाब से रेवेन्यू कैसे बुक किया जा रहा होगा ये बताना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 अगर देखें, द कस्टमर पेज अ डिपॉजिट अपॉन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिपॉजिट इज रिफंडेबल ओनली इफ द एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। सर, हमें डिपॉजिट मिलेगा, लेकिन अगर हम अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं कर पाते विद इन द ड्यू डेट तो हमें वो डिपॉजिट रिफंड करना पड़ेगा in accordance with the contract. The remainder of the contract price is payable on completion of the contract of the contract when the customer obtains physical possession of the unit. अच्छा सर, इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है मुझे कि मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ ओवर टाइम। ये कैसे बोल सकता हूँ सर मैं? फिजिकल पोजीशन ऑफ द यूनिट। सर, ऊपर हमें बताया गया था कि हमारे प्लान्स जो हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलाइज नेचर का नहीं है, अपना ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें उनकी सिमिलर ही हैं, तो स्पेशलाइज एसेट के केस में तो ये नहीं जाता। दूसरा, कस्टमर इससे बेनिफिट्स अवेल करना कब शुरू करेगा? जब उसके पास यूनिट आ जाएगा तभी उससे बेनिफिट्स अवेल करना शुरू करेगा। सर, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है ये मैं अपनी प्रेमिसेस पे बना रहा हूँ, कस्टमर की प्रेमिसेस पे नहीं बना रहा। अगर अपनी प्रेमिसेस पे बना रहा हूँ तो मतलब इसका कंट्रोल मेरे पास है अभी। जब तक मैं कस्टमर को अलाउ नहीं करूँगा तब तक कंट्रोल मेरे पास रहेगा। तो कस्टमर के पास कंट्रोल किस दिन जाएगा? जिस दिन मैं उसको फिजिकल पोजीशन दे के आऊँगा, ठीक है जी। तो इस केस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, द एंटिटी ओनली हैज़ द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। अच्छा जी, अब इसमें हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना कैसे ये देखना है। सर, हमारे पास क्या क्या चीज़ आएंगी? एक डिपॉजिट आएगा, ठीक। रिमाइंडर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है विल बी पेबल ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर लेट से मैंने ईयर 0 से लेके ईयर 3 पे जाके मैंने काम कंप्लीट किया तो ईयर 0 पे मेरे पास सिर्फ एक रिफंडेबल डिपॉजिट आ रहा होगा, ठीक। और ईयर 3 पे आके मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट आ रही होगी। ऐसा है। तो सर, अब मैं रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज कर रहा हूँ? सर, पहली चीज़, क्या मेरे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? यस सर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मुझे एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है बना के कस्टमर को बेचना है, ठीक है। सर, क्या ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? यस सर, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं एक रिफंडेबल डिपॉजिट ले रहा हूँ और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पेबल कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट भी आ रही है। सर, क्या इसमें एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट की कोई कहानी है? नहीं सर, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट की कोई कहानी नहीं है। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की कोई कहानी नहीं है। एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस उसी को दी जाएगी। अब सवाल आता है कि मैं रिकग्नाइज कब करूँगा इसको एज अ रेवेन्यू? सर, ये मुझे ईयर 0 पे रिकग्नाइज रिसीव हो गया, लेकिन इसको रिकग्नाइज करना चाहिए? नहीं सर, नहीं रिकग्नाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो मैंने अभी तक सेटिस्फाई नहीं करी है। इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिफंडेबल डिपॉजिट मुझे किस चीज़ के लिए दिया गया? रिफंडेबल डिपॉजिट दिया गया इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को कस्टमर को पे करने के लिए। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना पूरा, कि मैं कस्टमर को एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मैंने अपनी ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी है और कैश मैंने रिसीव कर लिया है तो मेरी एंट्री क्या पास हो रही होगी? कैश डेबिट और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। सर, रिफंड लायबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट करता हूँ, अगर बीइंग सेलर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मुझे ये रिफंड ये पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो मेरी रिफंड लायबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद जब मेरे पास ईयर 3 पे कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होके मैं उसको अगर फिजिकल पोजीशन प्रोवाइड करता हूँ, उस दिन जाके इस रिफंड लायबिलिटी को मैं रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अब ये मैंने कमा लिया होगा।
और जो रिमेनिंग प्रोग्रेस पेमेंट है वो भी रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगी और कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है सर? अच्छा, व्हाट इफ कस्टमर डिफ़ॉल्ट। सर अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो जिस दिन कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया मैं उसी दिन ये रिफंड लायबिलिटी को एज अ रेवेन्यू तो नहीं, एज अ इनकम में अपने पास बुक कर लूँगा। सही है? तो अगर मैं इसकी एक जर्नल एंट्रीज टाइप कुछ एक्सट्रैक्ट टाइप बनाऊँ तो ईयर 0 पे मैं एंट्री पास करूँगा कैश डेबिट और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। फिर जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होगा, लेट से अज्यूम करते हैं ईयर 3 पे आके कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो रहा है मेरा, यानी मेरी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो रही है, मैं इसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, उसको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इस दिन आके मैं अगली एंट्री क्या पास करूँगा? मैं एंट्री पास करूँगा कैश डेबिट। सही। साथ ही साथ मैं अपनी रिफंड लायबिलिटी भी डेबिट कर दूंगा और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड लायबिलिटी की अमाउंट प्लस कैश जितना भी अपना ईयर 3 पे रिसीव हुआ। रिफंड लायबिलिटी वाला कैश पहले रिसीव हो चुका था जब मैंने अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, उसी दिन मैंने उसको रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज कर दिया। और कैश जो मुझे रिसीव हुआ उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में पॉइंट इन टाइम जिस दिन सेटिस्फाई कर रहा हूँ उसी दिन कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश को भी मैं एज अ रेवेन्यू बुक कर लूँगा। अच्छा सर, इसी केस के हिसाब से व्हाट इफ़ अगर ये ईयर 2 पे आके मेरा कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाता, तब क्या होता सर? फिर मैं रिफंड लायबिलिटी को कन्वर्ट कर देता डिपॉजिट इनकम में। सर रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि सर दिस इज़ नॉट माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा काम ये नहीं है कि मैं कस्टमर से रिफ़ंड लूँ और उनको डिफ़ॉल्ट करने का इंतज़ार करूँ ताकि उनका रिफ़ंड लायबिलिटी मैं खा सकूँ। नहीं है, ये काम नहीं है मेरा। मेरा काम है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना के बेचने का। तो रेवेन्यू सिर्फ कब बुक हो रहा होगा? जब मेरी जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो रिफंड लायबिलिटी की रिफंड लायबिलिटी की अर्निंग नॉट अ पार्ट ऑफ माय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको किसी और इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करूँगा। डिपॉजिट इनकम, रिफंड इनकम, जो भी आप नाम देना चाहें। ठीक है जी। सर ये हो गया हमारा केस ए। केस 2 पे आते हैं। अच्छा, केस 2 क्या बोल रहा है सर? पीछे से कहानी सारी वही चलती आई कि हमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बेचना है और सिमिलर फ्लोर प्लान एंड ऑल दैट। केस 2 में बोल रहा है कि द कस्टमर पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट अपॉन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, चीज़ें हाईलाइट करते हुए चलते हैं सर। एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट हमें मिला एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट। मतलब जैसे जैसे काम चलता चला जाएगा वैसे वैसे मुझे पेमेंट्स रिसीव होती जाएंगी। द कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सटेंटिव टर्म्स दैट प्रीक्लूड्स द एंटिटी फ्रॉम बीइंग एबल टू that precludes the entity from being able to direct the unit to any other customer। सर इस लाइन का मतलब क्या है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स मौजूद हैं, कि मैं अपना एसेट जो बना रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, वो मैं किसी और कस्टमर को नहीं दे सकता। ऑल्दो के मेरे कॉम्प्लेक्स सिमिलर है, उनका फ्लोर प्लान एंड ऑल दैट सब कुछ सिमिलर है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है कि मैं अगर एक कस्टमर ने बुक कर लिया है कॉम्प्लेक्स तो मैं इसको किसी भी दूसरे कस्टमर को डायरेक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे कस्टमर को डायरेक्ट नहीं कर सकता तो दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड एसेट। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा कस्टमर ही इससे बेनिफिट्स अवेल कर सकता है। तो सर केस टू में the performance obligation is satisfied over time। सही, जैसे जैसे काम करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन बाय फेलिंग टू मेक द प्रॉमिस प्रोग्रेस पेमेंट एज एंड व्हेन दे आर ड्यू, द एंटिटी would have a right to all of the consideration promised in the contract if it completes the construction of the unit। सर अगर मेरा कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है, अपनी पेमेंट्स नहीं कर पाता टाइम पे, तो उस सूरत हाल में द सेलर यानी मैं एलिजिबल हूँगा जितनी भी कंसिडरेशन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की उसको रिकग्नाइज करने के, उसको रिसीव करने के, प्रोवाइडेड दैट आई कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट, इफ़ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि द कोर्ट हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट्स दैट एंटाइटल डेवलपर्स टू रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म सब्जेक्ट द एंटिटी मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट।
तो सर कोड भी हमारा साथ देती है। अगर कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है अपनी पेमेंट पे, तो पहली चीज़ हमारे ऊपर राइट क्रिएट होता है उससे बाकी की तमाम पेमेंट्स रिसीव करने का। दूसरा, कोड भी हमें हेल्प करती है प्रोवाइडेड वी कंप्लीट अवर कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे सर? यही अगर केस 3 की वर्किंग्स को भी मैं लेके चलूँ, ईयर 0 पे काम शुरू किया मैंने और ईयर 3 पे काम कंप्लीट किया मैंने, तो ईयर 0 पे कैश डेबिट करूँगा, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करूँगा। ऐसा है सर। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे प्रोग्रेस पेमेंट्स जैसे जैसे रिसीव होती रहेंगी वो मैं एज इनकम बुक करता जाऊँगा। ठीक, तो एज्यूम कर लेते हैं हमें ईयर 1 पे भी रिसीव हुई, 2 पे भी रिसीव हुई और 3 पे भी रिसीव हुई। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा एक चीज़, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक करूंगा, उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट भी बुक कर रहा हूँ। तो आपकी एंट्रीज कुछ इस तरीके की शो हो रही होंगी कि आप सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बुनियाद पे कैश, रेवेन्यू, और अगर आपका कैश ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू आपका कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर रहे होगे। अगर कैश कम आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा बुक कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एसिड बुक कर रहे होगे। वॉट एवर द केसेस, एंट्री की शक्ल कुछ इस सूरत की होगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर रहे होगे और कैश या पेबल फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बुक कर रहे होगे। ठीक है जी। ये तो आपकी बेसिक सी एंट्री बन रही होंगी ओवर द टाइम पीरियड। अच्छा सर, व्हाट इफ़ वाला जो केस है मेरा, व्हाट इफ़ वाला केस कौन सा है कि अगर कस्टमर मेरा डिफ़ॉल्ट करता है, इफ़ द कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन, इस सूरत हाल में मैं इनकम कैसे बुक करूँगा? इस सूरत हाल में मैं क्या करूँगा सर? इस सूरत हाल में पहली एंट्री तो मेरी सेम रही, सही। फिर उसके बाद जब वो डिफ़ॉल्ट करा, इफ़ द कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स, सर क्या करूँगा? रिफंड लायबिलिटी विल बिकम माई इनकम, पहली चीज़। तो रिफंड लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगा, इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। सही, पहली एंट्री तो ये हो गई। सर इसके बाद एक काम मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नो दैट आई हैव अ राइट टू रिटेन टू रिसीव ऑल द प्रोग्रेस पेमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे कैश रिसीव करना है, तो कैश रिसीवेबल, एक रिसीवेबल तो मेरा क्रिएट हो जाएगा। सही है। लेकिन सर ये रिसीवेबल डिपेंड किस पे करता है? दैट आई कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट, दैट आई कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट। तो इस दिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक एस्टीमेट लगाऊंगा, मैं एक एस्टीमेट निकालूंगा कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लूँगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लूँगा। उस हिसाब से जो भी मेरी प्रोग्रेस पेमेंट आती है, जैसे लेट से ये मेरी प्रोग्रेस पेमेंट है, इनको मैं एज एन इसका परसेंटेज, वो परसेंटेज जो मुझे लग रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लूँगा, उसकी प्रोग्रेस पेमेंट्स की परसेंटेज को मैं एज अ रिसीवेबल बुक कर लूँगा। ठीक, और साथ ही साथ इनकम भी रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर जब कोड का वर्डिक्ट आएगा उस दिन ये रिसीवेबल ख़त्म होके कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। सर इनकम क्यों बुक कर ली? बिकॉज आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस एसेट, आई हैव राइट टू रिसीव दिस कैश। मैं इसके ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुका हूँ। मेरे ऊपर तो खैर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, कस्टमर के ऊपर ही थी, लेकिन फिर भी सर मैंने इसकी मेरे ऊपर जो इस इनकम को कमाने का कंडीशंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं सारी, वो इनकर हो चुकी हैं सारी। कस्टमर मेरा डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सही। तो ये मेरी इनकम बन चुकी है, प्रोवाइडेड दैट आई कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक परसेंटेज निकाली जाएगी कि कितने परसेंट से मैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करूँगा, और उसकी बुनियाद पे मैं अपना इनकम रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, केस 3 पे आते हैं सर इसी तरीके से। अच्छा जी, केस 3 में बोल रहा है, इन द इवेंट ऑफ अ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर, आइदर द एंटिटी कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, or the entity can cancel the contract in exchange of the asset under construction and an entitlement to a penalty of a proportion of the contract price। सर इसमें मतलब क्या है, कहानी क्या है कि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो एक ऑप्शन मेरे पास ये अवेलेबल है कि मैं अपने कस्टमर को फोर्स करूं कि भाई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। ठीक है जी, उसको परसुएट करूं कि कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करवाऊं उससे, बल्कि जो एसिड मैं अपने कस्टमर के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा था उस एसिड को मैं ओन कर लूँगा, वो एसिड मेरा हो जाएगा, वो एसिड मेरी ओनरशिप में आ जाएगा, और साथ ही साथ मैं उससे एक
पेनल्टी भी चार्ज करूँगा इन प्रोपोर्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट। सही है जी। सर इस सूरत हाल में क्या किया जाएगा? सर वही काम चलता रहेगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट वो अपना डिफ़ॉल्ट करेगा उस दिन हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करना है, कौन सा ऑप्शन को हमने चूज़ करना है, और उसी ऑप्शन के चूज़ करने के हिसाब से हम अपनी एंट्री पास कर रहे होंगे। अगर हम चूज़ करते हैं लेट से पेनल्टी वाला ऑप्शन, तो हम एंट्री हमारी पास होगी कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट और पेनल्टी इनकम क्रेडिट, और साथ ही साथ एसेट हमारा वापस अपने इन्वेंट्री में चला जाएगा। ये एंट्रीज हमारी पास होंगी इन केस ऑफ ऑप्शन 2। और अगर मैं कस्टमर को फोर्स करता हूँ कि भाई आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कीजिए, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल कीजिए, तो अब तो फिर कोई और काम बचा ही नहीं। वो सिंपली प्रोग्रेस पेमेंट्स करेगा और मैं उसके हिसाब से इनकम रिकॉर्ड करता रहूँगा, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहूँगा। ठीक है जी। अच्छा सर, ये सिंपली डिस्कशन का सवाल था, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं थी, इसीलिए एंट्रीज भी मैंने सिर्फ एक एज अ परफॉर्मा आपको दिखाई है, वैल्यूज़ इनके साथ नहीं डाली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं ज़रा।